देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। है मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आज ये वाला पीडीएफ तुम लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। देखो हम लोग यहाँ पर 50 तक कर चुके थे, इसके बाद से करेंगे, तो हम लास्ट से जा रहे हैं, ठीक है। वह 50 में कंप्लीट हो जाएगा, और एक दो जो हम लोग का बाकी था, इनकम्प्लीट था, वो भी कर लेंगे। देखो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट बोला है, ठीक है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। मतलब अगर जॉब ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, अगर हम लोग कस्टमर के बेसिस, कस्टमाइजेशन बेसिस पे प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग उसे जॉब बोलते हैं, ठीक है। तो जॉब को जब हम लोग जॉब का कॉस्ट करते हैं तो भी हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो कौन सा ऐसा खर्चा है, आंसर यहाँ दिख रहा है, जो भी हो यहाँ पर। रुको एक सेकेंड, चलो अभी तो दिख ही गया है, कोई बात नहीं, हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे ना क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा नहीं आना चाहिए, कौन सा जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, मतलब सीधा बात है, जॉब कॉस्ट शीट में कौन सा नहीं आएगा, बोलो क्या क्या आता है, बोलो। जब हम लोग जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो क्या क्या आएगा, कॉस्ट शीट की तरह ही होगा ना, बस जॉब के लिए बना रहे, इतना ही फर्क है। बोलो क्या होगा। देखो डायरेक्ट मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम लोग कोई कॉस्ट शीट बनाते हैं, अब कॉस्ट शीट चाहे वो बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए हो या कस्टमाइज्ड बेसिस पे जॉब ऑर्डर के लिए हो, डायरेक्ट मटेरियल आता है कि नहीं, बोलो। यस मैम आएगा। आएगा, तो ये नहीं आंसर होगा क्योंकि नॉट बोला है। डायरेक्ट लेबर भी आएगा, तभी तो प्राइम कॉस्ट बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पर दो बात है, एक है फैक्ट्री ओवरहेड, है ओवरहेड कॉस्ट शीट में आता है, लेकिन कौन सा वाला आता है, एक्चुअल या अप्लाइड। जो आता है वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं आता है वही आंसर होगा। एक्चुअल मतलब जितना लगा है, अप्लाइड मतलब एस्टिमेटेड, हम लोगों ने सोचा कि मतलब इतना आना चाहिए, तो जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो क्या वो एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है कि एक्चुअल बेसिस पे बनता है। एक्चुअल बेसिस पे मतलब क्या, हो चुका है उसका रिकॉर्डिंग, क्या कॉस्ट में हो चुका है उसका रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, या फिर एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। बोलो जो हो चुका है उसका रिकॉर्डिंग। एस्टिमेटेड मैम। হ্যাঁ তাহলে এস্টিমেটেড, তাহলে কোনটা आंसर হবে, নট বলেছে না। एक्चुअल। एक्चुअल एक्चुअल, हाँ, एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं ना हम लोग कि अगर जॉब ऑर्डर आया तो ये देखोगे जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, वैसे लिखा हुआ रहता है कि ये सोचा जा रहा है कि इतना 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 खर्चा होगा। एक्चुअल जो होता है ये कौन रिकॉर्ड करता है, बोलो एक्चुअल वाला कौन रिकॉर्ड करता है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कौन रिकॉर्ड करता है। एक्चुअल कब पता चलेगा, जब इंसिडेंट ऑकर्ड हो जाएगा, उसके बाद ना। जैसे मुझे लगा कि एक पेन हम 10 रुपया में खरीद लेंगे, जो पेन का मैंने सोचा था, बट वो पेन 12 रुपए में खरीदना पड़ा, ये हो गया, हम लोगों ने सोचा था, ये एक्चुअली में लगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल वाला रिकॉर्ड कौन करता है, कॉस्ट वाले नहीं करते, कौन करते हैं, बोलो। फाइनेंशियल अकाउंटेंट। फाइनेंशियल, ठीक, फाइनेंशियल वाले करते हैं, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा ये वाला देखो यहाँ पर, ये वाला तुम लोग बताओ क्या होगा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, डायरेक्ट मेटेरियल परचेज, ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट क्या होगा, बोलो प्राइम कॉस्ट क्या होगा। प्राइम कॉस्ट सभी को पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि आंसर क्या लगता है, क्या होना चाहिए। मैम 12,50,000। 12,50,000 ठीक हो जाए, 12,50,000 হবে, 12,50,000 होगा। देखो यहाँ पर क्या क्या आएगा, बोलो डायरेक्ट मटेरियल परचेज आएगा कि नहीं आएगा। अगर कंफ्यूजन है तो हाँ मैम, कंफ्यूजन क्लियर। कंज्यूम्ड एज। है कंज्यूम्ड एज पे, कंज्यूम्ड मतलब क्या होता है, जितना हम लोगों ने खरीदा, परचेज माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्लोजिंग, है ना। तो कंज्यूम्ड हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, प्राइम कॉस्ट किस चीज का, जो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कितना मटेरियल खरीदा वो थोड़ी ना मायने रखता है, हम लोगों ने कितना उस प्रोडक्ट में उस मटेरियल को यूज किया, वो जो है डिपेंड करता है। अगर मान लो किसी का रेस्टोरेंट है, कोई 10 किलो चावल खरीद के लेके आ रहा है, लेकिन आज जितना खाना बनाए वहां पर कितने का चावल का खर्चा है, वही ना अपोर्शन करेगा ना, पूरा चावल का खर्चा कर देगा, ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो इसीलिए ये वाला आना चाहिए, ये तो
का आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है 6 लाख जो है, अब तुम लोग ये भी सोच सकते हो कि 6 लाख खरीदा तो 7 लाख कैसे कंज्यूम किया, ओपनिंग रहा होगा कुछ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कंज्यूम्ड, ये हम लोग को चाहिए होता है। डायरेक्ट लेबर ऐड करो, है ना, 10 लाख और 2 लाख 50, तो 12 लाख 50 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर है 12 लाख 50, ठीक है। तो मेटेरियल कंज्यूम्ड आता है, परचेस आता है, लेकिन कंज्यूम्ड मतलब परचेस से ही तो कंज्यूम्ड कैलकुलेट होता है ना। अच्छा ये वाला बताओ, इसके लिए ऑप्शंस, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, चलो दिखेगा आप पूरा। बोलो, बोल रहे हैं कि कॉस्ट, ये ऐसे ये जो है ईयर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 10,000 यूनिट 1,60,000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,000 18,000, 1,000 यूनिट रुपीज 18,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स फीफो बेसिस पे इसका वैल्यूएशन किया गया है 2,000 यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट बोला है, ऊपर से यहाँ रुपीस का साइन दे दिया है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 2 पर यूनिट सोल्ड, और ये है प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मार्कअप ऑन सेलिंग प्राइस 20%, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है। जहां पर कंफ्यूजन है हम बता देते हैं, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहा है, मतलब जितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है 10,000 यूनिट, उसका कॉस्ट कितना है 1,60,000, पहले से ही कितना फिनिश गुड्स हम लोगों के पास अवेलेबल था 1,000 यूनिट, जिसका कॉस्ट है 18,000, क्लोजिंग स्टॉक में बचा है 2,000 यूनिट, ये रुपीस नहीं होगा, ठीक है, 2,000 यूनिट बचा हुआ है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लग रहा है 2 पर यूनिट सोल्ड, जितना यूनिट बिकेगा उस पे 2 रुपए करके लग रहा है। प्रॉफिट जो है वो 20% है। हमें बोल रहा है कि प्रॉफिट अमाउंट बताओ, तो तुम लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा। हम टाइम दे रहे, कैलकुलेट करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा। कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट शीट का डिटेल्स है ना, कॉस्ट शीट की तरह प्रिपेयर करोगे तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट होगा। हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, मुझे बताओ थोड़ा बहुत भी अगर होता है तो, नहीं तो हम बता देंगे। दो मिनट वेट कर सकते हैं हम। अच्छा देखो हम बताते हैं, हो गया, देखो 2 मिनट तो मैंने वेट किया, ठीक है। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी किए हो अपने कॉपी से देखो, बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मुझे इतना बता दो क्या ये ड्यूरिंग द ईयर है कि पास्ट ईयर का है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल के जब लैंग्वेज रहता है, क्या ये ड्यूरिंग द ईयर है कि पास्ट ईयर का है, मुझे इतना बताओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये ड्यूरिंग द ईयर मतलब इसी साल का प्रोडक्शन है या प्रीवियस ईयर का है। हाँ बोलो, थोड़ा सा बात कट गया। करंट ईयर का। करंट ईयर का, सही। तो इस साल यूनिट देखो, यूनिट हम लिखते हैं यहाँ पर रुपीज लिखते हैं, इस साल कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है 10,000 यूनिट, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है 1,60,000 यूनिट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कहाँ तक पहुंच गए हैं, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, है ना, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड मिलके क्या होता है फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट में अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मिल जाता है तो वो क्या होता है
फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये चीज अगर याद आ गया है तो समझ जाओगे। तो यहाँ हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया था, एडमिनिस्ट्रेशन लगने के बाद पता चला ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अगर हमारे पास पहले से ही कुछ फिनिश गुड्स है, क्या हम लोग वो बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे? अगर हम लोगों के पास, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेल के ऊपर करेंगे ना। अगर हम लोगों के पास पहले से कोई फिनिश गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, प्रीवियसली, क्या हम लोग वो इसे इसमें ऐड करेंगे? क्योंकि हम लोग को तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, जितना बिका है। क्या ये बिकेगा? अगर ये फिनिश गुड्स है, क्या ये बिकेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट होता है कि नहीं होता है? बोलो, कॉस्ट शीट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ एडजस्ट होता है? सीओपी में ওইটা অ্যাড হয়ে যাবে আর ক্লোজিংটা লেস হয়ে যাবে। लेस हो जाए। तो এটা ऐड करबो, ये ऐड कर दें कितना, 1000 यूनिट। इसका कॉस्ट हमें बता दिया है 18000 यूनिट, ठीक है। मतलब ये पर यूनिट कितना आ रहा है, देखो एक बार समझने के लिए, ये पर यूनिट कितना आ रहा है 16 करंट ईयर का, ये पर यूनिट कितना आ रहा है 18। अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रीवियस वाला है, ये करंट ईयर वाला है। क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है 2000 है, ये माइनस हो जाता है कॉस्ट शीट में, है ना। क्लोजिंग स्टॉक 2000 है और फीफो बेसिस पे स्टॉक मेंटेन हुआ है, तो ये 2000 कहां से बचा होगा, 10,000 से कि 1000 से? अगर फीफो बेसिस पे हम लोगों ने अपना स्टॉक मेंटेन किया था, तो मुझे ये बताओ कि ये 2000 जो बचा है वो मतलब 10,000 से बचा है। देखो 1000 से तो पहला बात है बचेगा नहीं, ठीक है। फिर भी हम पूछ रहे हैं तुम लोगों की क्लैरिटी के लिए, मुझे ये बताओ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अगर है तो 2000 कहां से बचा होगा? 10,000 से, ठीक है। 2000 जो है ये हम लोग का 10,000 से बचेगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो इसका मतलब पहले हम लोग यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि 2000 का वैल्यूएशन कितना होगा। तो 2000 का वैल्यूएशन कितने पे करेंगे हम लोग, 16 से, 16 से। तो 16 से वैल्यू करो तो 16 के हिसाब से होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2000 का वैल्यू, 32, 32,000। तो रिमेनिंग पोर्शन 10,000 प्लस 1, 11, 11 से 2 लेस हो गया, कितना हो जाएगा? 11 से 2 लेस होने से 9, है ना। 9,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,60,000 प्लस 1,18,000 माइनस 32, बताओ कितना होता है? गुड मॉर्निंग स्नेहाशीष, गुड मॉर्निंग मैम। बोलो कितना होता है ये वाला, कितना होगा अमाउंट, थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 32 ये हो गया 1,78,000 माइनस 32 कितना? 1,46,000। अच्छा 1,46,000 जो है ये बिक सकता है ना, ये सेल हो सकता है। अब सेल करने का इसके बाद खर्चा ऐड करेंगे ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 पर यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पर तो बोला नहीं है कि कितना बिक रहा है, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कितना बिक रहा है ना। मतलब हम लोग अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग करेंगे तो पता चल गया ये क्या है, ये सेल यूनिट। अब इसको बेचने के लिए कितना खर्चा हुआ है, 9,000 यूनिट बिका है, इसको बेचने के लिए कितना खर्चा हुआ है, 2 पर यूनिट करके कितना होगा बोलो। 9,000 को बेचने के लिए इंटू 9,000, 18,000, तो टोटल कितना खर्चा हो गया, कॉस्ट कितना आ गया, 1,46,000 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 1,64,000। 1,64,000। अब प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेल पे 20%, तो इस पे 20% लगाओ, कितना होता है? ये तो कॉस्ट है, इस पे डायरेक्ट नहीं लगेगा ना, ये तो कॉस्ट है, इस पे डायरेक्ट नहीं लगेगा। 20% सेल पे है तो 20/100, 100 जब सेल है तो 20 प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितना होगा, अगर 100 सेल करके 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना है। प्रॉफिट तो 20 है, कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो कॉस्ट कितना होगा, 100 सेल 20 प्रॉफिट, कॉस्ट कितना बताओ, कॉस्ट कितना? सेल से प्रॉफिट लेस करने से कॉस्ट नहीं मिलेगा हमें, ये तो मैंने कितना बार सिखाया है। अगर प्रॉफिट 20 है, सेल 100 है, तो कॉस्ट कितना? 100 रुपए का चीज बेच के 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट कितना है? 80। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 80, ये 1/4 हो गया ना, ये 1/5 था, तो इस पे 1/4 अप्लाई करेंगे तो बताओ कितना होता है, इसको डिवाइड करके देखो, 4 4 16, 4 1 4, यानी 41,000। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखो क्या क्या हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया। इस बार जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो 16 पर यूनिट बेसिस पे हुआ है, प्रीवियस वाला 18 पर यूनिट बेसिस पे 1000 था, ठीक है। तो अवेलेबल यूनिट फॉर सेल 11,000 हो जाता है, बट क्लोजिंग स्टॉक में 2000 है।
दैट मीन्स 9000 जो है वो हम लोग सेल किए, तो 9000 सेल करने पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9000 इंटू 2 18,000, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो जो सेल हुआ उसका कॉस्ट बिफोर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना था? अगर हम लोगों ने सेल किया है और हमारा स्टॉक फीफो बेसिस पे है तो ये 2000 बचा हुआ है, वो इससे बचा हुआ है, यानी 1,60,000 से 32,000 बचा हुआ है, 18 सेल हो गया और बाकी जो अमाउंट है वो, ठीक है, तो ये एडजस्ट करके 1,46,000 आ गया। तो इस तरह से होगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सी होगा। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर बोल रहा है डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट, ये रुपीज होगा, ठीक है, वो मिस प्रिंट है, 45,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 40% ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन 4,000, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट विल बी, प्राइम कॉस्ट पूछा है, ये सब डिटेल्स दे रखा है, प्राइम कॉस्ट पूछा है, ये रुपीज है, ठीक है, ये गलती से कर रखा है, ये रुपीज है। अब बाकी तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, कैलकुलेट करके बताओ कि प्राइम कॉस्ट कितना होगा। मैम 78 750 78 750 ना, 83 750, 400। ये वाला होगा आंसर। अच्छा देखो क्या गलती हो रहा है, देखो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट के लिए, डायरेक्ट लेबर लेंगे 40% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, तो कितना हो जाएगा 45,000 का 40% कितना होगा, ये डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर कितना हो जाएगा 45,000 का 40% कितना होता है 18,000। 18,000, ठीक है, 18,000 हो गया। देन हम लोग और ऐड करेंगे रॉयल्टी, रॉयल्टी भी आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन पे बोला है ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है, तो रॉयल्टी भी आ गया, ठीक है, रॉयल्टी। अच्छा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी लेना पड़ेगा, प्राइम कॉस्ट में तो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, लेकिन ये बता रहा है 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। हम लोगों को नहीं पता कि प्राइम कॉस्ट कितना है, पता होता तभी ना इस पे कैलकुलेट कर पाते। तो इसको देखो हम लोग दो तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर ये 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट है, तो अगर प्राइम कॉस्ट हम लोग का एक्स है, फॉर एग्जाम्पल प्राइम कॉस्ट अगर एक्स है, तो x का 20% कितना होता है, x का 20% हो जाएगा 0.2x, है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 0.2x, और ये सब का टोटल प्राइम कॉस्ट यानी कि x। अब इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये सब टोटल करेंगे इक्वल टू x हो जाएगा, तो 45 प्लस 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 22, 22 और 45 67,000 प्लस 0.2x इक्वल टू x। अब ये x इधर लेके जाओ, ये 0.2 को इधर लेके जाओ, ये 1 है, कितना हो जाएगा माइनस करने से 0.8, है ना, 0.8x, देयरफॉर x इक्वल टू 67,000 डिवाइडेड बाय 0.8 कितना होता है, देखो उतना ही होगा, x प्राइम कॉस्ट माना था ना, क्या इतना आ रहा है 83,750, ये आंसर है। डिवाइड करके देखो 67,000 डिवाइडेड बाय 0.8, 67,000 डिवाइडेड बाय 0.8, हाँ 83,750 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ये तो हो गया, और एक तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे देखो यहाँ पर दिखाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और रॉयल्टी ये सब मिला के 67,000, ठीक है, 67,000, और एक खर्चा आना चाहिए जो कि प्राइम कॉस्ट के ऊपर 20% है, तो 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, है ना, तो 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 100 क्या है प्राइम कॉस्ट है, क्योंकि क्या है ये क्या परसेंटेज है अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो प्राइम कॉस्ट पे कितना है 20% है, ठीक है, ये
इस तरह से अगर करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो प्राइम कॉस्ट 100 है, ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस है 20, तो बाकी मतलब अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा ये मुझे बताओ। अगर प्राइम कॉस्ट 100 है जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस 20 है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा बाकी अमाउंट कितना हो जाएगा जो प्राइम कॉस्ट में इंक्लूडेड है, यानी डायरेक्ट मेटेरियल और डायरेक्ट लेबर और रॉयल्टी का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 80 है। देखो क्योंकि यहाँ पर प्राइम कॉस्ट क्या क्या ऐड होके हो रहा है, मेटेरियल, लेबर, रॉयल्टी, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के प्राइम कॉस्ट होगा। प्राइम कॉस्ट अगर 100 है तो डायरेक्ट एक्सपेंस 20% है, तो बाकी सारा चीज 80%, तो 67,000 इक्विवेलेंट टू 80%, 67,000 इक्विवेलेंट टू 80%, देन 100% इक्वल टू कितना, क्योंकि वही हमारा प्राइम कॉस्ट है, तो 67,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 100% एक ही बात है, दैट इज ऑल्सो 0.8, यानी 83,750 ये आ जाएगा। देखो समझ में आया होगा, दोनों तरह से ही मैंने बता दिया, ठीक है, 83,750, जैसा ठीक लगे कर सकते। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये वाला देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग जॉब नंबर 555 ascertain द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क्स ओवरहेड आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑन प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो, ये तो सिंपल है क्वेश्चन, इसको जस्ट हमें लाइन बाय लाइन कैलकुलेट करना है, बोलो क्या होगा आंसर। Forty two to 40. 42 to 240 करेक्ट, ये वाला ही होगा। देखो हम लोग को क्या बोला है कि कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब सारा प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब आ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा मिला के प्राइम कॉस्ट। तो ये कितना हो रहा है 16,000 प्लस 8,000, 16, 17, 18, 19, 24, 25,600, ठीक है, 25,600 प्राइम कॉस्ट हो गया, यहाँ तक हो गया। वर्क्स ओवरहेड आर रिकवर्ड, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो वर्क्स ओवरहेड कितना लगेगा 50% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो इसका 50% यानी हाफ, 25,600 का हाफ कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2, 12,800, ठीक है, ये ऐड करने से आ जाएगा, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा या फिर वर्क्स कॉस्ट, एक ही बात है, ऐड करो 38,400, ठीक है। अब हम लोग ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, मतलब इसका 10% यानी 3840 ऐड कर दो, देखो कितना आ जाएगा 0 4 12 42 240, ठीक है, ये तो सिंपल था, लाइन बाय लाइन हमें ऐड करना था, आंसर आ जाता 42,240। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 90, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, the following information is extracted from the job ledger in respect of job number 404, material 3400, wages 80 hours at the rate of 2.50 per hour, variable overhead incurred for all job 5,000 for 4,000 labors, ठीक है, इफ द जॉब इज बिल्ड फॉर 4,200 द प्रॉफिट विल बी, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जहां पर सारे जॉब का मतलब अमाउंट को पोस्ट किया जाता है, लेजर मतलब क्या, जहां पर हम लोग ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं, तो वहां पर कोई एक जॉब का तो लेजर नहीं होगा, बहुत सारे जॉब का लेजर होगा, वहां से एक जॉब का हम लोगों ने डिटेल्स लिया, क्या लिया, जॉब नंबर 404 का, वहां पर डिटेल्स लिया कि उसमें मटेरियल कितने का गया, वेजेस कितने का गया, वेजेस 80 आवर्स ही काम किए हैं 2.50 बेसिस पे, वेरिएबल ओवरहेड
ओवरहेड जो हम लोगों ने लिया है वो ऑल जॉब्स का लिया है, मतलब वो जॉब लेजर में जितने सारे जॉब थे ना उसका पूरा वेरिएबल ओवरहेड हम लोगों ने देख लिया कि कितना आया और कितने टाइम के लिए आया, लेकिन इस जॉब का नहीं लिया। तो इस जॉब का वेरिएबल ओवरहेड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करके अगर इस जॉब को हम लोगों ने 4200 में सेल किया तो प्रॉफिट कितना है। देखो मैंने समझा दिया, तुम लोग अब कर सकते हो, करके देखो आंसर आ जाएगा। मैंने जो ट्रिक था वो मतलब जो जहां पर थोड़ा सा इधर उधर बोल रखा तो वो मैंने बता ही दिया कि ये सारे जॉब का है, वो इंडिविजुअल जॉब का है, हमें इंडिविजुअल जॉब का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैम 500। হ্যাঁ 500 ঠিক হয়েছে, 500 হবে, 500 होगा है ना। देखो हमें जॉब नंबर 404 का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो जॉब नंबर 404 को 4200 में सेल किया है, पता चल गया। सेल से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तभी हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या क्या लगा, मेटेरियल कितने का 3400, वेजेस कितना 80 आवर्स 2.5, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इस जॉब में वेजेस ने 80 आवर्स काम किया, मतलब वेजेस दिया गया फॉर 80 आवर्स एट द रेट ऑफ 2.5 पर आवर बेसिस पे, यानी 200 रुपीज का वेजेस हो गया। डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड हम लोग को खुद से कैलकुलेट करना है। जो दे रखा है 5000 फॉर 4000 लेबर आवर, लेकिन यहाँ पर तो 80 आवर्स काम हुआ है, तो 4000 लेबर आवर के लिए अगर 5000 का एक्सपेंसेस होता है, देन 80 के लिए, 80 लेबर आवर के लिए कितना खर्चा होगा, जितना होगा वही इस जॉब के लिए हम लोग लगाएंगे। ठीक है, 4000 इंटू 80, तो 330 कैंसिल, 20 और ये हो गया 100। ठीक है, ये हो गया 100, तो 007 374 3700, तो 4200 माइनस 3700 कर देंगे कॉस्ट, हो गया 500 प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट 500। देखो यहाँ पर ऑल जॉब्स बोला था, यही वाला पॉइंट था, ऑल जॉब्स का हम लोग एक जॉब में कैसे चार्ज करेंगे, नहीं कर सकते ना। और यहाँ पर बोला भी था देखो, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर 404 का सारा चीज इंडिविजुअली निकाला, बट इसको हम लोगों ने जो है कंबाइनली कैलकुलेट किया। तो अब कंबाइनली कैलकुलेशन से हम लोग पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रांसफर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, 500 हो गया। अच्छा, ये वाला बताओ कि कौन सा आइटम एक्सक्लूडेड होता है कॉस्ट शीट से, डायरेक्ट मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा एक्सक्लूड होगा जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे, क्या नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। करेक्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं आता। ये किसका काम है, ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम है। जब तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ते हो, कंपनी अकाउंट्स वगैरह, क्योंकि नॉर्मली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह कंपनी लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये कंपनी अकाउंट्स का पार्ट हो गया जो कि फॉलो करता है कौन, फाइनेंशियल अकाउंटेंट वाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्योंकि देखो डायरेक्ट मटेरियल तो आता ही है कॉस्ट शीट में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी आता है, तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। ठीक है बच्चा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो नहीं आता है। ठीक है, अच्छा ये वाला बताओ 88 नंबर, इफ द सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट आर 94,080 एंड द प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट 12%, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सेल प्राइस बता दिया है, प्रॉफिट मार्जिन बता दिया है, प्रॉफिट पूछ रहा है कि प्रॉफिट बता दो कितना होगा। बोलो प्रॉफिट कितना होगा। ये लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये परसेंटेज किस पे दे रखा है, प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट बोल रखा है, मतलब कॉस्ट पे है। ठीक है, अब कैलकुलेट करो। अभी अभी तो सीखा था हम लोगों ने ट्रांसफर कैसे होता है।
ये देखो प्रॉफिट कॉस्ट सेल, यहाँ पर 12% क्या है, प्रॉफिट है, तो 12 प्रॉफिट, 12/100 होता है परसेंटेज का मतलब, तो प्रॉफिट मार्जिन है 12%, तो 12 प्रॉफिट है, 100 फिर क्या है, कॉस्ट के ऊपर है तो 100 कॉस्ट है, तो सेल प्राइस क्या होगा ये बताओ, सेल प्राइस क्या होगा। इफ 12 इज प्रॉफिट, कॉस्ट इज 100, तो सेल प्राइस कितना होगा। 88 না, আমি তো সেল বের করছি, সেল মানে কি কস্ট মাইনাস প্রফিট, না সেল মানে কস্ট প্লাস প্রফিট, সেই হিসেবে করুন। 11,290 11,290 नहीं, आंसर ये वाला होगा। मुझे ये बताओ सेल प्राइस क्या होता है ना, ये बताओ, तभी तो तुम लोग को पता चल जाएगा। सेल करते हो तो क्या मिलता है, जो जिस दाम पे चीज को प्रोड्यूस किए थे या खरीदे थे वो तो रिकवर करना हमारा टारगेट रहता ही है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कमाते हैं तभी तो बिजनेस करते हैं ना प्रॉफिट। तो सेल मतलब कौन सा होगा बोलो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, तभी तो हमें सेल पता चल जाएगा कितना होगा, जो सही वाला है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ तो फिर ये कितना होगा, इसी को तो हमेशा यूज करना है ना, अब जो दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से यूज करेंगे। 112 112, 112 जो है वो इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 9480। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट, ये क्वेश्चन मार्क है, तो 112 इज इक्विवेलेंट टू 9480, बिकॉज ये जो है सेलिंग प्राइस है, तो 1 इक्वल टू 94,080/112 इंटू 12 इक्वल टू, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। तो कितना होगा ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 94,080 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, 10,000 ये वाला आ गया, देखो 10,080। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। देखो ये वाला चीज तो हमें समझना पड़ेगा ना, ये समझोगे तो जो दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। और एक तरीके से भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, प्रॉफिट बाय कॉस्ट, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। प्रॉफिट 12 हो गया, कॉस्ट 100, ठीक है, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट, प्रॉफिट 12 रहेगा, कॉस्ट कितना 112, अब 12/112 इस पे कैलकुलेट करना है कितना, 94,080 इंटू 12/100, एक ही बात है, इसको मैंने डिटेल्स में समझा दिया, ये इसी तरह से बनता है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो वही है, बट वो होता है ना, एक खरीदने पे कितना प्रॉफिट, मतलब खरीद के बेचने का प्रॉफिट, एक है सिर्फ बेचने का, মানে যেটাকে বাংলাতে বলছে আমাদের এই যে ক্রয় মূল্য আর বিক্রয় মূল্যের উপর। ঠিক আছে, तो ये हो जाएगा 10,080, आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बोला है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट पूछा है, बोलो प्राइम कॉस्ट क्या होगा। अभी अभी ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था, प्राइम कॉस्ट क्या होगा। मैम 1,60,000। करेक्ट, 1,60,000। मेटेरियल कंज्यूम लेंगे, अभी सिखा है ना, परचेज तो नहीं लेना है हम लोग को, कंज्यूम्ड लेना है, कंज्यूम्ड में तो परचेज इंक्लूडेड होता है। ठीक है, 80 प्लस ये 50 प्लस ये 30 प्राइम कॉस्ट बोला है, तो ओवरहेड क्यों ले, नहीं लेंगे, तो ये हो गया 5 और 3 8, 80 और 80 1,60,000, 1,60,000 हो जाएगा आंसर। अच्छा यहाँ पर देखो क्या बोला है, नेट वर्क कॉस्ट। ठीक है, नेट वर्क कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट होता है ना, जो फैक्ट्री कॉस्ट, उसका ग्रॉस भी होता है नेट भी होता है, तो नेट वर्क कॉस्ट मतलब यहाँ पर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP एडजस्टेड है, अगर एडजस्ट नहीं होता है तो ग्रॉस होता है, एडजस्ट होने के बाद नेट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेलिंग ओवरहेड, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन द कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ रहा है, बोलो क्या होगा।
4,10,000. 4,10,000 नहीं, 3,90,000 आंसर है। $4,10,000 तो नहीं आ रहा है, एडजस्ट नहीं किए हो क्लोजिंग स्टॉक को, इस वजह से 4,10,000 आ गया होगा। देखो वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये अप्लाई करने से आता है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको हम लोग ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तब बोलते हैं जब क्वेश्चन में हम लोगों का ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रहता है। अब इसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जब एडजस्ट हो जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर नेट वर्क्स कॉस्ट। मतलब ये यहाँ तक कैलकुलेट करके हम लोगों को दे दिया गया है, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट 3 लाख। इसके बाद क्या ऐड होता है, इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना, 1 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4 लाख। अब यहाँ पर क्या एडजस्ट कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो हम लोगों के पास कुछ है नहीं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या करना पड़ेगा, लेस करेंगे ना। अभी तो आज एकदम स्टार्टिंग में ही जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, एक थ्योरी था, जस्ट उसके आगे वाला क्वेश्चन सोचो, ऐसा ही तो था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000, ये हम लोग बेचेंगे नहीं, ये हमारा फिनिश गुड्स रह जाएगा, तो ये बेचेंगे थोड़ी ना, तो ये लेस हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 3,80,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये सारा चीज एडजस्ट हो जाता है देन इसको हम लोग बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ होता है, ये ऐड करने के बाद 4 लाख ही आ रहा है, कुछ है नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतना हमारे पास स्टॉक है बेचने के लिए अवेलेबल, इसको क्या बोलेंगे, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन अगर पूरा नहीं बेचते हैं, कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रह जाता है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,80,000। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी हम लोगों ने अप्लाई किया 10,000 का, ठीक है, 10,000 का, ताकि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाए, तो ये हो गया 3,90,000। यही होता है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आंसर 3,90,000 होगा। ये तो छोटा सा कॉस्ट शीट का एक मतलब यहाँ से दे रखा था 3,90,000। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग, कौन सा जॉब कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो कौन सा जॉब कॉस्टिंग नहीं है, क्या लग रहा है तुम लोग को कि कौन सा जॉब कॉस्टिंग नहीं है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग नहीं है। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है जब हम लोग कस्टमर के बेसिस पे, कस्टमाइजेशन बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, तब उसे जॉब कॉस्टिंग बोला जाता है। जब मैंने जॉब कॉस्टिंग पढ़ाया तो मैंने ये बोला था कि इसका एक बिगर फॉर्मेट भी होता है, दैट इज क्या होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग नहीं होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किसी कस्टमर के बेसिस पे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये बोलो। जो चीज समझ में आ रहा है पहले वो देखते हैं, फिर हम जो अननोन चीज है वो बताएंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जॉब कॉस्ट था, देखो जब मैंने जॉब कॉस्टिंग करवाया था तब लिखा भी था, क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जॉब कॉस्ट हो सकता है कि नहीं, सोच के बोलो। कहीं पर पर्टिकुलर ब्रिज बनाना है, कहीं पर पर्टिकुलर मॉल्स बनाना है, या फिर कहीं पर रोड बनाना है, ठीक है, तो क्या ये जॉब कॉस्टिंग है कि नहीं है। बोलो क्या लग रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम होता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम होता है, क्या ये जॉब कॉस्टिंग है कि नहीं है। किसी के घर पे जाके मान लो किसी ने बोला मेरा बिल्डिंग को इस तरह से मॉडिफाई कर दो, या फिर ये मेरा जो है जमीन है यहाँ पर घर बना के दो, ठीक है, इस तरह से बना के दो, या प्रोमोटर लोग जैसे घर बनाते हैं, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट पे बनाते हैं ना, तो क्या ये जॉब कॉस्टिंग है कि नहीं है मैम। हाँ ऑब्वियसली ये जॉब कॉस्टिंग है, लेकिन ये बिगर वे में है जॉब कॉस्टिंग, छोटा छोटा बात नहीं है। जॉब कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कस्टमर के बेसिस पे बनाते हैं तो ये जॉब कॉस्टिंग है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा है नॉट ए टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग। क्या बैच कॉस्टिंग भी जॉब कॉस्टिंग है, सोचो, बैच कॉस्टिंग क्या जॉब कॉस्टिंग है कि नहीं। बैच कॉस्टिंग मतलब मान लो कि हम लोगों ने
टेलर को जाके ये बोला कि एक ड्रेस बना के दीजिए, ऐसा ऐसा, ये जॉब कॉस्टिंग हो गया। लेकिन अगर हम लोगों को सेल करना है, हम लोगों ने बोला टाइप ए वाला, टाइप ए का कुछ ड्रेसेस बोल दिया 10 पीस बना के दीजिए, टाइप बी का बोल दिया 5 पीस बना के दीजिए, टाइप सी का बोल दिया, ठीक है, टाइप सी का बोल दिया 15 पीस बना के दीजिए, ठीक है। तो ये टेलर हमें बना के देगा, हम लोग ये बेचना चाहते हैं, उन किसी टेलर से बनवा रहे हैं और बेचना चाहते हैं, जबकि हम लोग एक एक पीस नहीं बनवा रहे हैं, 10 5 15 करके पर्टिकुलर किसी टाइप का ड्रेसेस हम लोग बनवा रहे हैं। तो ये बैच कॉस्टिंग हो गया ना, मतलब एक के जगह एक बार में एक ही तरह का मोर देन 1 यूनिट जब प्रोड्यूस होता है, बैच कॉस्टिंग, ठीक है। लेकिन क्या ये जॉब कॉस्टिंग नहीं है? क्या ये जॉब कॉस्टिंग नहीं है? क्योंकि मैंने जाके टेलर को बोला मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, क्या तब वो जॉब कॉस्टिंग नहीं हुआ? क्वांटिटी मेरा ज्यादा है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सिंगल चीज ही बनाने से जॉब कॉस्टिंग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब सिंगल चीज बनता है तब वो मतलब बड़ा जॉब कॉस्टिंग नहीं होता है, तब वो स्मॉल अमाउंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग हो गया। क्या ये जॉब कॉस्टिंग नहीं होगा? फिर ये बताओ, क्या ये जॉब कॉस्टिंग नहीं होगा? होगा। होगा, ठीक है। बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीज एक साथ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसी को इस तरह से देखें तो ये भी तो जॉब कॉस्टिंग हो गया कि किसका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और भले ही वो पर्टिकुलर एक कस्टमर के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन कस्टमाइज बेसिस पे मोर देन ये बन रहा है, वन मोर देन वन पीस बन रहा है, तो ये भी बैच कॉस्टिंग जो है वो भी तो जॉब कॉस्टिंग है। बैच कॉस्टिंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मोर देन वन होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब जहां पर हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटेंजिबल गुड्स का जब हम लोग कॉस्टिंग करते हैं तब इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग। जैसे कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ठीक है। और या फिर जैसे मान लो कोई ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जैसे जो है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो गया, टैक्सी है, जो भी है, ठीक है, ऑटो वगैरह, ये सब होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या ये जॉब कॉस्टिंग होगा? बोलो, क्या सर्विस कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? क्या हम लोग कोई एक पर्टिकुलर टैक्सी को बोल सकते हैं हमें वहां पर ही लेके जाइए? क्या ये जॉब कॉस्टिंग जैसा होगा कि नहीं होगा? ओला उबेर जब बुक करते हो ये भी तो सर्विस कॉस्टिंग है, फिर वो हम लोग का पर पैसेंजर कैलकुलेट करते हैं ना, क्या ये जॉब कॉस्टिंग होगा कि नहीं होगा? किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो वो तो हमें अपने हिसाब से हमारा जो प्रॉब्लम है उससे डायग्नोज करके हमें मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करेगा, क्या ये जॉब कॉस्टिंग हो, मतलब जॉब कॉस्टिंग जैसा है कि नहीं है? जैसे देखो, हाँ अगर मैम। हम, है ना, जॉब कॉस्टिंग, अगर मान लो हम 1-to-1 ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तुम लोग को 1-to-1 क्लासेस देते हैं, तो वो छोटा जॉब कॉस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अभी देखो हम एक साथ सभी को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी जॉब कॉस्टिंग ही है, क्योंकि तुम लोग का जो रिक्वायरमेंट है वही तुम लोग को करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो वन टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग ही हो गया, ठीक है। तो ये सब जॉब कॉस्टिंग हो गया। एक्चुअली टर्मिनल कॉस्टिंग जो है ना, ये है, इसका एक्चुअल नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और ये जो है, ये कोई कॉस्टिंग जो है, ये कोई मेथड नहीं है, ये सब क्या है, ये सब है मेथड, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब क्या होता है, ये सब होता है टेक्निक, ठीक है, टेक्निक। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, कौन सा शट डाउन कर दे, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा ओपन रखे, ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करने करता है। ये सब टेक्निक होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग ये भी क्या है, टेक्निक है। ये सब मेथड्स नहीं होता है, मेथड्स मतलब कैसे कैलकुलेट करे, ठीक है। टेक्निक का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ये यूज करता है कि कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। जैसे कि मार्जिनल डिसीजन मेकिंग, ये भी क्या है, ये एक टेक्निक है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ये एक्चुअली टेक्निक है। तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जबकि आंसर जो है यहाँ पर अलग दे रखा है, बट ये यही वाला आंसर होगा, ठीक है, टर्मिनल कॉस्टिंग। तो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, टर्मिनल कॉस्टिंग हो, क्योंकि जब पीडीएफ हम शेयर करेंगे तो आंसर में तुम लोग को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दिखेगा। अच्छा, 84, देखो बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इक्वल टू क्या होगा? बोलो। अभी अभी किया ना हम लोगों ने, एक कॉस्ट शीट दिखाया मैंने, अभी अभी एक क्वेश्चन आया था। Cost of goods sold. हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कितना हम लोग बेच सकते हैं। अब इस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा, देन वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा 18 नंबर 84 हो गया। ये वाला बताओ यहाँ पर, Which of the following is to be included while preparing cost sheet? क्या include होगा? Interest paid, goodwill written off, income tax paid, salesman commission. Cost sheet में क्या include होता है? सिर्फ गुड्स को मैन्युफैक्चर करने तक का खर्चा और उसको बेचने के बाद क्या प्रॉफिट होगा। कमीशन। हाँ सेल्समैन कमीशन ये इंक्लूड होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो नहीं आता है ना, ये तो आफ्टर सेल आइटम है। अगर सेल करके प्रॉफिट होगा तभी टैक्स देना पड़ता है, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट पे तभी करेंगे अगर लोन वगैरह ले रखे, ये फाइनेंस पार्ट है, ये फाइनेंस पार्ट है। गुडविल को राइट ऑफ करना है कि नहीं, ये भी फाइनेंस पार्ट है। ठीक है, ये कॉस्ट का पार्ट है ही नहीं, तो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट ये वाला बताओ यहाँ पर, if the selling price of a product is 85,800 and the profit margin on cost 10% the amount of profit, अभी अभी सिखाया था, तो तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या होगा आंसर। ये तो ऑप्शन कौन सा, 7,800 ए, ऑप्शन ए या 10,000 बोले, ये ऑप्शन ए होगा आंसर। 7,800। 7,800 होगा। ये देखो कॉस्ट और प्रॉफिट का, ये देखो कॉस्ट प्रॉफिट सेल, कोई भी एक तरह से हम लोग को चलना है। तो ये देखो प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट, कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 10, तो सेल हो जाएगा 110। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट टू 85,800 है, देन प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो 85,800 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 11 800 ये आ गया। ठीक है, कोई भी एक तरीके से हमें करना है, या फिर ये भी देख सकते हो 10/100। ये देखो 10/100 यानी 1/10, और यहाँ पर ये 10 हो गया, ये छोड़ो, ये 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, एक ही बात है, इस पे अप्लाई कर लो, मैंने तो सिखा ही दिया, 7,800 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड, अरे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री। फैक्ट्री का एक डिटेल्स दे रखा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। देखो मेटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, ऑन एन ऑर्डर कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट मेटेरियल कंज्यूम्ड 16,000, द ओवरहेड चार्जेबल टू दिस ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल विल बी। बोल रहा है फैक्ट्री में इतना मेटेरियल यूज हुआ है, इतना लेबर का खर्चा लगा, इतना ओवरहेड का लगा है, लेकिन एक ऑर्डर आया था जिसको एग्जीक्यूट करने में मटेरियल कंजम्पशन इतना हुआ है, तो उस ऑर्डर के बेसिस पे बताओ कि डायरेक्ट मटेरियल सॉरी कितना खर्चा हुआ है टोटल, है ना। ये देखो ऑन एन ऑर्डर कैरिड आउट इन द डिपार्टमेंट, एक ऑर्डर आया था जिसको परफॉर्म करने के लिए मटेरियल कंजम्पशन हुआ 16,000, द ओवरहेड चार्जेबल, ओवरहेड कितना हुआ है टू दिस ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अगर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा इतना है तो ओवरहेड चार्ज कितना हुआ है, ये पूछ रहा है। ओवरहेड पूछा है, सिर्फ ओवरहेड पूछा है कि ओवरहेड चार्ज कितना होगा। द ओवरहेड चार्जेबल टू दिस ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। याद करो ओवरहेड कितने तरह से हम लोग एपोर्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, है ना। 8,000 करेक्ट, 8,000 होगा। देखो ओवरहेड चार्जेबल ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है। ठीक है, तो ओवरहेड कितना है, ओवरहेड है हम लोगों का 40,000। ठीक है,
डायरेक्ट मेटेरियल कितना है 80,000, क्योंकि इसके साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, ये टोटल ओवरहेड है, ये पर्टिकुलर किसी ऑर्डर के बेसिस पे मटेरियल का कंजम्पशन है, तो टोटल ओवरहेड के बेसिस पे टोटल मटेरियल ये कितना है देखो 80,000, टोटल ओवरहेड के बेसिस पे टोटल मटेरियल ये हो गया। देखो कितना परसेंट आ रहा है, इनटू 100 कर लो, 50%, ठीक है 50%। तो इसका मतलब ओवरहेड जो भी चार्ज होता है वो मटेरियल का 50% होता है, क्योंकि बेसिस ऑफ मटेरियल लेने बोला है, तो बेसिस ऑफ मटेरियल के बेसिस पे 50% हो रहा है, तो 16,000 का हमें 50% लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है 8,000, इसीलिए 8,000 होगा। ये इसमें ओवरहेड का कंसेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला बताओ, लेबर आवर रेट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। बोलो क्या होगा, लेबर आवर रेट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, नॉर्मली जो लेबर आवर रेट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है, वो एब्सॉर्ब्ड कौन से बेसिस पे होता है, कुछ नहीं बोला जाए तो हम लोग क्या करते थे, याद करो, हम लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिकल किया था ना। डायरेक्ट वेजेस तो बोले दिले হয় কিছু না বললে, লেবার আওয়ার রেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড আর অ্যাবজর্বড অন দা বেসিস অফ, কিছু না বললে দেখো সবসময় কিটা নিই আমরা, कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट। अगर कुछ नहीं बोला रहता है ना तो ऑलवेज हम लोग वर्क्स कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करते हैं, और स्पेसिफिकली बोलेगा तो यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर बोला था मटेरियल पे यूज करने के लिए, तो हम लोगों ने किया था, है ना। और अगर कुछ नहीं बोलता है तो ऑलवेज फॉलो वर्क्स कॉस्ट। अच्छा ये देखो नेक्स्ट, यहाँ पर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ब्राइट लिमिटेड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, द नंबर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विल बी, नंबर ऑफ बोल दिया है, जो भी हो ये मतलब अमाउंट होगा, एक्चुअली फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट पूछ रहा है, बोलो। लाख 60,000 1,60,000 नहीं, 2 लाख होगा, 2 लाख। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट बोला है, देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट अप्लाई कर दिए होगे, इसीलिए ये अमाउंट आ गया। ये देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, मिला के हो जाता है प्राइम कॉस्ट, कितना 8 लाख प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड देन ऐड हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, बट 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एक्चुअली ये ऐड करने के बाद तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट का 20% है, ठीक है। तो अगर फैक्ट्री कॉस्ट ये अगर हम लोग x मान लेते हैं उसी क्वेश्चन के तरह प्राइम कॉस्ट का, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा 20% ऑफ x, है ना, तो 0.2x, तो ये सब टोटल मतलब 8 लाख प्लस 0.2x इक्वल टू x हो गया, तो 8 लाख इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8x, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 लाख बाई 0.8, तो कितना हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, ये x आ जाएगा कितना 1 लाख, 1 लाख आ रहा है कि 10,000, 0.8 से डिवाइड करने से 8 लाख डिवाइडेड बाई 0.8, 10 लाख, आंसर 2 लाख আসছে तो है, ये 10 लाख हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो x है, x क्या था फैक्ट्री कॉस्ट, बट पूछा क्या है फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये वाला है ना 0.2 करो, 10 लाख इंटू 0.2, 10 लाख इंटू 0.2 मतलब 10 लाख का 20% 2 लाख, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा। और अगर डायरेक्ट इस पे लगा देते हो तो 1,60,000 आ जाएगा, 8 लाख पे 20%, क्योंकि प्राइम कॉस्ट का 20% नहीं बोला है हम लोग को, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है।
79। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पूछ रहा है when the amount of overheads absorbed is less than the number of overhead incurred it is called, मतलब जो ओवरहेड हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवाया था वो कम है, ठीक है। नंबर ऑफ ओवरहेड इनकर्ड मतलब एक्चुअली जितना हम लोगों को देना पड़ा उसको क्या बोलते हैं, दो कंसेप्ट था ना, ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अगर याद है तो बोलो क्या होगा आंसर। हम लोगों ने सोचा था 100 रुपए का खर्चा हो सकता है, इसको बोलते हैं ओवरहेड एब्जॉर्ब, ठीक है। और हम लोगों ने खर्चा किया, मान लो 90 रुपीज ही खर्चा करना पड़ा, लेस देन द नंबर ऑफ ओवरहेड इनकर्ड, ठीक है। इतना इनकर्ड हम लोगों ने करवाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने एक्चुअली 90 का करवाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। सोचा था 100 रुपए लगेगा, लगा 90 रुपीज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसको हम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ये वाला बताओ, यहाँ पर मैचिंग मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है वो बताना है। बोल रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंस एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। रॉयल्टी चार्ज एज अ रेट पर यूनिट बोल दिया है, तो पर यूनिट होने पर डायरेक्ट खर्चा होता है कि इनडायरेक्ट होता है, बोलो। डायरेक्ट मैम। डायरेक्ट, ठीक। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए डिजाइन पैटर्न फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, कोई एक जॉब को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कोई डिजाइन पैटर्न बना रहे हैं, उसका एक खर्चा है, तो वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। जॉब का बोला है लेकिन, ठीक है। जॉब मतलब मान लो कि कुछ स्पेसिफिकली मेरा बिल्डिंग इसी तरह से ही डिजाइन कर देना है, इसके लिए खर्चा लगा, जिसने डिजाइन विजाइन मतलब मेंटेन किया, बनाया, या फिर उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया, जो भी हो, तो ये कैसा खर्चा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जॉब के लिए है। सेल्समैन का कमीशन, ये क्या होता है बोलो। सेल्समैन का कमीशन कॉस्ट शीट पे कहाँ आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, तो बोलो ये क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। पावर, फ्यूल, लाइटिंग ऑफ ए फैक्ट्री एंड ऑफिस, फैक्ट्री ऑफिस का ये सब खर्चा, ये सब क्या होता है बोलो, कॉस्ट शीट में याद कर। डायरेक्ट। इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट होगा ना। पावर, फ्यूल और लाइटिंग ऑफ ए फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड होता है, ऑफिस ओवरहेड होता है, तो इसका मतलब DDII, देखते हैं कौन सा है, DDII मतलब ए होगा, ठीक है। DDII ए होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर गलत दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दे रखा है डी, ये गलत होगा, गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तुम लोग को ठीक कर लेना है, ठीक है। ठीक कर लेना मतलब अभी जब PDF मिल जाएगा, PDF आज दे देंगे, तो तुम लोग ये नोट डाउन अभी कॉपी में कर लो कि ये गलत दिया हुआ है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कन्वर्जन कॉस्ट एंड ओवरहेड आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, नोशनल कॉस्ट एंड imputed cost means the same thing, cost accounting is not needed by non-profit organization, rent on the owned building is included in cost accountant, select the correct answer from the options given below। मतलब हमें बोलना है कि कौन सा दो जो स्टेटमेंट, एक्चुअली देखो यहाँ पर हम दिखा देते हैं ऑप्शन, किस तरह से समझ जाओगे। बोल रहा है कि सारा स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव, 1 2 सही है, 3 4 सही है, 2 4 सही है, तुम लोग बताओ कौन सा सही लग रहा है, क्या सारा सही है। अगर सारा सही नहीं है तो कौन सा दो सही लग रहा है, क्योंकि आंसर जो है वो दो दो के पेयर में ही दे रखा है, बोलो कौन सा सही लग रहा है। एंड से चलते हैं, अगर हम लोग खुद के बिल्डिंग में ही काम कर रहे हैं तो क्या उसका रेंट हम लोग, रेंट जो है वो तो नहीं पे कर रहे, खुद को थोड़ी ना रेंट पे करेंगे, लेकिन कॉस्ट इस चीज को भी कंसिडर करता है ऑब्वियसली, लेकिन क्या इसे रिकॉर्ड करता है। मतलब हम लोग अपना अगर बिल्डिंग नहीं होता तो हमें रेंट देना पड़ता, ये सोच जो है कॉस्ट में आता है, लेकिन क्या ये इंक्लूडेड होता है। अगर कॉस्ट शीट बनाते हैं, सोचो अगर मेरा सच में रेंट नहीं लग रहा है तो क्या हम एस्टिमेटेड वैल्यू भी दिखाएंगे,
फाइनेंस वाला तो रिकॉर्ड करेगा ही नहीं, फाइनेंस वाला तो तभी करता है अगर कैश का आउटफ्लो होता है। क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ इस एजम्पशन पे कि आज ये मेरा घर नहीं होके अगर मुझे रेंट लेना पड़ता तो मुझे रेंट पे करना पड़ता, तो क्या ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है या फिर ये कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं? ये एक मतलब इमेजिनरी कॉस्ट है, बट ये इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता है? रियलिटी में क्या इंक्लूड होता है? तुम लोग तो कॉस्ट शीट बनाते हो, जॉब कॉस्ट शीट बनाए हो, बैच कॉस्टिंग की हो, कहीं पर भी क्या इमेजिनरी वाला कॉस्ट इंक्लूड होता है? सोचो। ये कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है? इमेजिनरी वाला कॉस्ट कभी इंक्लूड नहीं होता है। ये इसका एक हम लोग वैल्यू जरूर करते हैं बट ये इंक्लूड नहीं होता है। अगर कोई एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसे कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से वो एनपीओ है? ऐसा हो सकता है? कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करेगा? जो अपने कॉस्ट का रिकॉर्ड रखना चाहता है, मतलब जो भी कॉस्ट का रिकॉर्ड मतलब क्या, अगर वो कुछ भी मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है तो उसका प्रोडक्ट का प्रोडक्शन का लागत, ठीक है, या फिर अगर वो किसी से कुछ खरीद के लेके आके फिर उसे बेच रहा है तो वो भी उसका कॉस्ट है। क्या कॉस्ट का रिकॉर्ड उसे नहीं रखना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से वो एनपीओ है? बोलो, ये तो आंसर दे सकते हो ना तुम लोग। अगर कोई एनपीओ है तो क्या वो कॉस्ट का रिकॉर्ड नहीं रखेगा? जिस जिस चीज का बिजनेस कर रहा है क्या वो नहीं रखेगा? मान लो कोई एनपीओ जो है वो कुछ ऑर्गेनिक चीज बना के बेच रहा है, ठीक है, मान लो ऑर्गेनिक सोप वगैरह बना के बेच रहा है, ठीक है, तो क्या वो कॉस्ट का रिकॉर्ड नहीं रखेगा? बताओ। एनपीओ अगर होता है तो क्या उसे कॉस्ट का रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। एनपीओ अगर है तो हाँ उसे भी मैम। तो रखना पड़ेगा, है ना? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या हुआ, उसे तो सारा चीज रिकॉर्ड करना पड़ता है। बैंक में कितना बैलेंस है, कहाँ पर कितना खर्चा किया, किसको सैलरी दिया, क्या किया नहीं किया, सारा चीज दिखाना पड़ता है। बट वो प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। वो लिखता है मेरा सरप्लस है, वो नहीं दिखाता है टू नेट प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो दिखाता है मेरा सरप्लस है इतना, क्योंकि उनको प्रॉफिट लिखना अलाउड नहीं है। आप नॉन प्रॉफिट हो, आप प्रॉफिट नहीं लिख सकते हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये दो तो नहीं होगा। लास्ट यहाँ चलते हैं, क्या नोशनल कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट सेम होता है? थोड़ा थोड़ा चेंजेस है बट नोशनल और इम्प्यूटेड सेम होता है, तो ये सही होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, कन्वर्जन कॉस्ट एंड ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट लास्ट दिन मैंने बताया था, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है रॉ मटेरियल के अलावा बाकी जो भी कॉस्ट हम लोग गुड्स को मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने तक का खर्चा करते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट में एंड ओवरहेड आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट और ओवरहेड लगभग लगभग क्या सेम हो सकता है? सोचो, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या, सिर्फ डायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी ओवरहेड तो सभी उसमें आता है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब अप टू फिनिश गुड्स तक का हो गया ना, और ओवरहेड मतलब भी तो अप टू फिनिश गुड्स तक का हो गया। क्या हम लोग इसको मैच करके ले सकते हैं? इसके लिए हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। ये आंसर हाँ या ना दोनों में से कोई एक हो सकता है। मतलब अगर हम लोग बोले कि डायरेक्ट लेबर आ रहा है तो नहीं लेंगे, वो भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंटरचेंजेबल टर्म में यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट के हिसाब से। तो देखते हैं, हम लोग का 2 वाला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शंस देखो क्या है। ऑप्शंस में 2 के साथ 1 एंड 2 है, 4 तो गलत था, ठीक है, 4 तो कंफर्म गलत था, तो 1 एंड 2, इसीलिए देखो 1 एंड 2 आंसर ले लिया है, ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो ओवरहेड के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो तो ओवरहेड को इंक्लूड करता ही है और डायरेक्ट में लेबर को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला बताओ यहाँ पर, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एन ऑर्डर। देखो क्या दे रखा है, मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सेल्स प्रॉफिट 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफिस ओवरहेड आर चार्ज एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, द नंबर ऑफ ऑफिस ओवरहेड एंड इट्स परसेंटेज टू फैक्ट्री कॉस्ट विल बी। ये पूछ रहा है, बोलो क्या होगा? मेटेरियल का खर्चा बताया है, वेजेस का बताया है, फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है 75% ऑफ वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का, सेल्स बता दिया, प्रॉफिट जो है 20% ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला है, ठीक है। ऑफिस ओवरहेड आर चार्ज एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। ऑफिस ओवरहेड जो है वो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, द नंबर ऑफ ऑफिस ओवरहेड एंड इट्स परसेंटेज, एक्चुअली नंबर मतलब यहाँ पर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड कितना है और परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो देखो कैसे होगा, मेटेरियल कितना है, मेटेरियल 25,000, लेबर 20,000, तो प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगा, प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 40
5,000। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड 75% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है 20,000, 20,000 का 75% कितना हो जाएगा 15,000। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया 50,000, 50 हुआ कि 60,000। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 60,000। अच्छा, अब हम लोग को क्या बोला है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ता है, ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, ऑफिस ओवरहेड हमारा मिसिंग है, जो कि बोला है एज ए परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ एक परसेंट है, वो हमें नहीं पता, हम लोग ये मान लेते हैं कि फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 60,000 प्लस एक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 60,000 प्लस एक्स, और प्रॉफिट जो है वो 10% है इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10% ऑफ 60,000 प्लस एक्स, यानी कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं 60,000 का 10% कितना होता है 6,000 होगा शायद। हाँ, 6,000 और 10% ऑफ एक्स मतलब 10% मतलब 10/100, 10/100 यानी 0.1x, 0.1x हो गया। ठीक है, 0.1x ये हो गया हम लोगों का प्रॉफिट ऐड कर दिया। प्रॉफिट ऐड करने पे टोटल कॉस्ट आ जाता है, सॉरी सेल्स वैल्यू आ जाता है। प्रॉफिट ऐड करने पे सेल्स वैल्यू हमें पता है 85,800। तो ये अमाउंट जो आ गया ये हम लोग का प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को यहाँ ऐड करेंगे, है ना। ये देखो मैंने ऊपर से नहीं लिखा, ऊपर से लिखने से बेटर होता है। ये देखो 25,000 मेटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 20,000, प्राइम कॉस्ट 45,000। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड ये 75% बोला था तो 15,000। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 60,000। ठीक है, अब हम लोगों को ऐड करना था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमें नहीं पता, हम लोगों ने मान लिया एक्स है। ठीक है, एक्स है, एक्स मान लिया। एक्स मानने पे ये कितना हो जाएगा, ये देखो 60,000 प्लस एक्स, ये क्या हो गया सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। ये कितना है 6,000 प्लस 0.1x। ठीक है, तो ये टोटल करने से सेल्स हो जाता है, सेल्स। तो सेल्स कितना हो जाएगा 60,000 प्लस 6,000, 66,000 प्लस ये हो गया 1.1x। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू हो जाएगा 85,800। तो 66,000 प्लस 1.1x इक्विवेलेंट टू 85,800। तो 1.1x इक्वल टू 85,800 माइनस 66,000, 19,800 डिवाइडेड बाई 1.1, 18,000। ठीक है, x का वैल्यू हो गया 18,000। x क्या आ गया, x मतलब हम लोगों ने क्या माना था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 18,000। ठीक है, 18,000 आंसर होगा, दिख ही रहा है। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, 18,000 आउट ऑफ किस पे कैलकुलेट करें, जब हमें कुछ नहीं बताया जाता है तो हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं वर्क्स कॉस्ट, यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट 60,000 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 330 कैंसिल, 00 कैंसिल, ये हो गया 30%। ठीक है, 30%, इसको लिख लो, इस तरह से होगा। अच्छा, नेक्स्ट ये बताओ, allotment of entire cost to a cost center or unit is known as cost apportionment, cost allocation, cost absorption, machine hour rate। क्या होता है बोलो, अगर हम लोग अलॉट कर रहे हैं सारा कॉस्ट, अगर कोई एक कॉस्ट सेंटर में अलॉट कर रहे हैं, अलॉट देखो यहाँ पर बोल ही दिया है, थोड़ा सा हिंट्स देखो, अलॉटमेंट ऑफ एंटायर कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और यूनिट इज नोन एज, क्या होता है कॉस्ट, क्या बोलेंगे अगर अलॉट कर पा रहे हैं, अलॉट मतलब तो डायरेक्टली, तो उसे क्या बोलेंगे कॉस्ट एलोकेशन, Allocation. एलोकेशन, अलॉट बोल ही दिया ना एलोकेशन। अच्छा, ये वाला बताओ मेटेरियल यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर फॉलोइंग इज द पर्टिकुलर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ ए फैक्ट्री, मेटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, मेटेरियल कंज्यूम्ड। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया, एक ऑर्डर आया था जिसमें मेटेरियल कंजम्पशन था 4,000, डायरेक्ट वेजेस 2,000, नंबर ऑफ ओवरहेड मतलब ओवरहेड का कितना खर्चा हुआ है, टू दिस ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट वुड बी। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के हिसाब से कितना खर्चा हुआ है ये बताना है।
तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट कितना परसेंट होता है। तो ओवरहेड कितना है 7,500, प्राइम कॉस्ट कितना है ये दोनों का एडिशन यानी 30,000, ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज पता चल जाएगा, ये हो गया 25%, ठीक है। ये ओवरऑल पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इस पर्टिकुलर जॉब पे कैलकुलेट करेंगे। तो मेटेरियल कंजम्पशन 4,000, डायरेक्ट वेजेस 2,000, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस हो गया 2,000। तो यहाँ पर 6,000 हो गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। तो ओवरहेड कितना होगा प्राइम कॉस्ट का 25%, तो 6,000 का 25% लगाना है ओवरहेड। तो 6,000 का 25% जितना होता है उतना ही लगाओ, 1,500, ठीक है, 1,500 हो गया। तो 1,500 आंसर ये वाला ऑप्शन ए। अच्छा, a product whose direct material cost and direct labor cost 200 100 would consume 3 hours 4 hours 5 hours in department A B C respectively. The overhead absorption rate 4.5 for A, 5 for B and 10.5 for C. The total cost of the product, बोलो, ये बोल ही सकते हो आराम से। देखो मेटेरियल कितना है 200 रुपए का, लेबर कितना है 100 रुपीज, यानी 300 क्या हो गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ओवरहेड बोल दिया है 3 आवर्स ए डिपार्टमेंट में 3 आवर्स और कितना करके एक्सपेंस है 4.5 पर आवर, कितना होगा बी डिपार्टमेंट में 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 5 करके, सी डिपार्टमेंट में 5 आवर्स एट द रेट ऑफ 10.5, ठीक है 10.5। तो इसको टोटल करके हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो बस यही पूछा है, जैसे हम लोग जॉब कॉस्ट वगैरह करते हैं। तो ये हो गया 13.5, ये 20 हो गया, 5 इंटू 10.5, तो ये हो गया 52.5, ठीक है। तो 52 और 20 72, 72 और 13 95, 95 72 और 13 85, 85 और 1 रुपया 86, 386, 386। ऐसा तो हम लोगों ने बहुत सारा जॉब कॉस्ट शीट भी बनाया था। 386 टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 386 हो गया। अच्छा, ये वाला बताओ 70। यहाँ पर बोला है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू 2 एक्टिविटी लेवल, 2 एक्टिविटी लेवल पे डेटा दे रखा है, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 नंबर ऑफ यूनिट्स, लेवल 1 पे इतना प्रोडक्शन चल रहा था, लेवल 2 पे इतना प्रोडक्शन चल रहा है, ओवरहेड इतना और इतना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। बोल रहा है कि इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ओवरहेड तो है लेकिन क्या ये सिर्फ वेरिएबल है कि वेरिएबल फिक्स्ड है। अब जब पूछ रहा है वेरिएबल कितना है तो ऑब्वियसली ये ओवरहेड में फिक्स्ड एंड वेरिएबल मिक्स्ड अप है। कैसे पता चलेगा, देखो अगर हम लोग का एक्टिविटी लेवल चेंज होता है तो उसमें कॉस्ट कितना बढ़ रहा है। एक्टिविटी लेवल 5,500 होने पे एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो गया है 1,500, ठीक है। अगर एक्टिविटी लेवल 1,500 हो रहा है तो ओवरहेड का चेंजेस कितना हो रहा है 3,50,000 से 2,80,000, जो चेंज होता है वही वेरिएबल होता है। तो 35 माइनस 28 कितना हो गया 7 लाख या 70,000, क्या हो रहा है 70,000 ना, 70,000। तो 70,000 का चेंज हो जाता है अगर 1,500 प्रोडक्शन लेवल चेंज होता है। तो 70,000 डिवाइडेड बाय 1,500 कितना हो गया 46.66 आ रहा है 67। तो जो चेंज होता है वही वेरिएबल होता है ना, जो चेंज होता है वही वेरिएबल। फिक्स्ड कितना है, ऐसा हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। अगर फिक्स पूछ लेता, ये तो आंसर मिल गया, अगर फिक्स पूछ लेता तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, ये देखो 4,000 यूनिट में इतना खर्चा जो है वो वेरिएबल का होता है, यानी 4,000 इंटू 46.67 ये वेरिएबल खर्चा है। देखो यानी कितना हो जाता है 18,000 1,86,667 माइनस 2,80,000 करेंगे तो हमें फिक्स्ड वाला पता चल जाएगा, ठीक है। माइनस 2,80,000 करेंगे तो फिक्स्ड वाला पता चल जाएगा 2613333 ऐसे आ रहा है। और ये फिक्स्ड अमाउंट इसके लिए भी आएगा, चेक करके देख लो 5,500 है ना, 5500, इस पे वेरिएबल खर्चा कितना 46.666। तो जितना भी आ रहा है ये मेरा आ जा रहा है 256666 ऐसे आ रहा है, -3,50,000।
अलग आ गया क्या? सेम ही तो आना चाहिए। वेरिएबल खर्चा है 46.67। अगर हम लोग 46.67 ही लेते हैं, 4000 इंटू 46.67, 1,86,680। 2,80,000 से माइनस करेंगे, 2,80,000 इज टोटल माइनस 1,86,680। ये माइनस करने से जो आएगा वो फिक्स्ड है। नाइन्टी थ्री 320 ये फिक्स्ड खर्चा हो गया। अब इस पे भी वेरिएबल निकालो, 5500 इंटू 46.67, तो ये आ जाता है 2,56,685। माइनस करेंगे 3,50,000 से। 93,315। वो थोड़ा सा वैरी कर रहा है बिकॉज ऑफ पॉइंट। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, हम मोबाइल वाले कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना, तो मैंने 46.67 ले लिया। लेकिन कैलकुलेटर है अगर तुम लोग के पास, तुम लोग को क्या करना चाहिए, 46.66 लिखते जाना है। जब तक कैलकुलेटर ले रहा है तो राउंड में आंसर आएगा। तो ये जो 5 रुपए का डिफरेंस हो रहा है ये नहीं होगा। तो ये तो मैंने वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करना है वो हमारा आंसर था मेन। बाकी मैंने फिक्स्ड वाला भी बता दिया, अगर फिक्स्ड कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर दिया है देखो, द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड था 75,000, बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन अमाउंट टू 15,000 यूनिट, 20,000 यूनिट रेस्पेक्टिवली। दिस मींस देयर विल बी एन, मतलब हम लोगों का जो एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा, हम लोगों ने सोचा था 75,000 रुपीज का खर्चा होगा और उसमें हम लोग 15,000 यूनिट बना लेंगे। लेकिन एक्चुअली में हम लोगों ने 20,000 यूनिट बनाया, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा था कि 75,000 खर्चा होता है 15,000 यूनिट बनाने के लिए, तो ₹5 करके हम लोगों का ओवरहेड का खर्चा होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सोचा था। लेकिन हम लोगों ने बनाया 20,000 यूनिट, तो 20,000 यूनिट का 5 रुपए करके कितना खर्चा होना चाहिए? 1,00,000, ठीक है। 20,000 यूनिट का 5 रुपए करके खर्चा होना चाहिए 1,00,000, ठीक है। हम लोगों ने सोच रखा था 75,000 का खर्चा होगा, क्योंकि यूनिट बढ़ गया तो हमारा खर्चा 1,00,000 हो गया। क्योंकि यूनिट बढ़ गया तो हम लोग का खर्चा कितना हो गया? 1,00,000 हो गया। तो डिफरेंसेस कितना जनरेट हुआ? हम लोगों ने सोचा था 75,000 खर्चा करेंगे, बट खर्चा हो गया 1,00,000। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने क्वांटिटी बढ़ाया। तो डिफरेंस कितने का हो गया? 25,000 का। तो आंसर क्या होगा? 25,000 का 2 आंसर है, तो ये 2 तो नहीं होगा, समझ में आ गया। अब कौन सा होगा? अंडर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे कि ओवर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे? बोलो। हम लोगों ने सोचा था, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों ने एक आंसर दिया था ना, 100 रुपए सोचा था बट लगा 90, तो इसको तुम लोग क्या बोले थे? अभी दूसरा हुआ है ना। अभी हम अगर हम लोग सोच रहे 100 तो खर्चा लगा 110, इसको हम लोग कौन सा एब्जॉर्प्शन बोलेंगे? खर्चा ज्यादा लग गया, एब्जॉर्प्शन क्या Over करना पड़ेगा? absorption. ओवर एब्जॉर्प्शन, करेक्ट। एब्जॉर्प्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो 25,000 तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर दो एक ही जैसा आंसर तुम लोग को दिखेगा, ओवर होगा कि अंडर वो चूज करना था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अखिल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, मशीन आवर, द एब्जॉर्प्शन रेट फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड। बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन रेट बताओ प्रोडक्शन ओवरहेड का। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? प्रोडक्शन ओवरहेड है 2,74,200, ठीक है। ये पूरे साल भर का है, ये पूरे साल भर का है। तो इस बार का कितना है? देखो यहाँ पर ये पूरे साल का बता रखा है ना, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अखिल लिमिटेड फॉर द ईयर, पूरे साल भर का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, मशीन आवर 4,000, द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड इज, पूछ रहा है। अच्छा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड है 2,74,200, ठीक है। और मशीन आवर कितना है? 4,000। देखते हैं कितना आएगा। 68.55, ठीक है, आ गया 68.55। ये सारा डेटा ही पूरे साल भर का दिया है, कोई अलग से जॉब ऑर्डर ऐसा करके कुछ नहीं बोला है, ये पूरा एक ही साल का दिया है। 4,000 आवर्स जो है मशीन चला है,
और एक्सपेंस हुआ है 2,74,800। हमें बोला भी एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट करना है फॉर प्रोडक्शन ओवरहेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड तो ये हो गया। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? मशीन आवर पे, क्योंकि मशीन का डेटा दे रखा है तो मशीन आवर पे कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ओवरहेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओवरहेड डिवाइडेड बाय रेस्पेक्टिव बेसिस। तो यहाँ पर रेस्पेक्टिव बेसिस मशीन हो जाएगा, मशीन दे रखा है तो 68.55 आंसर होगा, 68.55। अच्छा, ये वाला सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड था 84,000, हम लोगों को लगा था 84,000 फिक्स्ड ओवरहेड होगा। बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन अमाउंट 20,000 एंड 24,000 यूनिट। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग का 84,000 का खर्चा होगा और हम लोग 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों का खर्चा जो है पर यूनिट कितना बनने वाला था? 4.2 करके। लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली 24,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो ये 4.2 करके कितना खर्चा हो गया होगा? 1,00800। तो खर्चा इतना हो गया जबकि सोचा था इतना। डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। $16,800 हो गया। 16,800 मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल। अब बताओ ये दोनों में से कौन सा होगा? अब ये जो सिचुएशन है फिर से वही हो गया ना, सोचा था कम खर्चा होगा बट ज्यादा हो गया, तो इसको हम लोग कौन सा एब्जॉर्प्शन बोलेंगे? अभी किया हम लोगों ने, बोलो अभी तो आंसर दिया था तुम लोगों ने। अंडर एब्जॉर्प्शन है ना। अंडर एब्जॉर्प्शन किया है हम लोगों ने, 16,800 का अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अच्छा 66 यहाँ पर देखो, इफ द एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉल शॉर्ट फॉर द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड इट इज नोन एज अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, एलोकेशन, एपोर्शन। एलोकेशन एपोर्शन तो होगा नहीं, या तो अंडर एब्जॉर्प्शन या तो ओवर। एलोकेशन मतलब क्या? खर्चे को एलोकेट करना पर्टिकुलर कोई एक मतलब यूनिट पे डायरेक्टली। एपोर्शन का मतलब जब डायरेक्टली नहीं कर पा रहे तो किसी एक बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज एपोर्शन। तो ये दो तो होगा नहीं, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। एक्चुअल खर्चा जो है फॉल शॉर्ट ऑन द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड ऑफ द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड इट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, बोलो क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक्चुअल खर्चा जो है वो कम हो गया, ठीक है, जो अमाउंट हमें एब्जॉर्ब करना था उससे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर एब्जॉर्प्शन। अच्छा ये वाला बताओ, रेंट रेट्स टैक्सेस पेड फॉर बिल्डिंग आर एपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे रेंट रेट्स टैक्सेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एपोर्शन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से बेसिस पे? फ्लोर एरिया, कैपिटल वैल्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, डायरेक्ट लेबर। फ्लोर एरिया है ना। कैपिटल वैल्यू पे तो एसेट होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का तो हो गया कुछ जैसे वेलफेयर का, एम्प्लॉय वेलफेयर का खर्चा, ये सब हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखा है, हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा नहीं, इस तरह से ऑप्शन बना हुआ है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ, लो टाइम वेजेस। अगर हम लोग किसी को लो टाइम वेजेस दे रहा है, डू नॉट नेसेसरीली मीन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। एंड हाई वेजेस मीन्स हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर हम 10 रुपए पर आवर बेसिस पे लेबर को दे रहे हैं और 12 रुपए पर आवर बेसिस पे लेबर को दे रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 10 रुपए पर आवर बेसिस पे दे रहे हैं तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर हम लोग 12 रुपए करके दे रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। क्या ये जरूरी है? मतलब क्या ऐसा होगा ही होगा, ऐसा जरूरी है क्या? एक नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, एक चीज पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, एक ही चीज पे थोड़ी ना डिपेंड करेगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है देखो, टाइम एंड मोशन स्टडी विच इज फंक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये लोग क्या करते हैं? मोशन स्टडी हम लोगों ने लेबर कॉस्ट में पढ़ा था ना। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है कि लेबर का मूवमेंट क्या है, लेबर कब जा रहा है, कब इन कर रहा है, कब आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड किया जाता है। इज यूजलेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस। क्या ये वेजेस को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करेगा? क्या ये वेजेस को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करेगा? क्या लगता है? यूजलेस बोला है। क्या मोशन स्टडी से हम लोग वेजेस कैलकुलेट कर पाएंगे? वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइम बेसिस पे करते हैं ना। तो हमें क्या टाइम का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा? अगर हम लोग को वेजेस कैलकुलेट करना है तो हमें टाइम का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा? बोलो। है मैम।
होगा ना, तब ये यूजलेस तो नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली यूजफुल है। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, देखते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये होना चाहिए, मतलब इनकरेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन डी होना चाहिए। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी दिया है। अच्छा अब ये वाला देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल इंक्लूड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? ऑल लेबर कॉस्ट attributable to a production department, labor cost of production and production support services, cost of direct labor engaged in converting raw material into manufacturing article, cost of labor recruited directly by the management through contractor। बोलो कौन सा आंसर होगा? डायरेक्ट पे ध्यान दो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछा है, क्या होगा? देखो ऑल लेबर कॉस्ट का मतलब तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डी सी सी होगा, सी करेक्ट, सी होगा। देखो ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बोला है ऑल लेबर कॉस्ट, ऑल लेबर कॉस्ट तो पहला बात है डायरेक्ट लेबर में, मतलब तो ऑल लेबर कॉस्ट में तो सारा ऑल टाइप ऑफ लेबर कॉस्ट आएगा, बट मुझे तो डायरेक्ट लेबर ही बोला है, तो इसके आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ये तो गलत है। लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज, डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है, बोल रहे कि ऐसा लेबर कॉस्ट जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विस, सपोर्ट सर्विस तो इनडायरेक्ट हो जाता है, सपोर्ट सर्विस तो इनडायरेक्ट हो जाता है ना, जितने भी सपोर्टिंग होता है वो इनडायरेक्ट हो जाता है, सर्विस सेंटर हो जाता है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंगेज्ड इन, डायरेक्ट लेबर मतलब जो रॉ मटेरियल को क्या करता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है इनटू मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल, मतलब जो फिनिश गुड्स बनाना चाहते हैं उसको हम लोग आर्टिकल बोल सकते हैं ना, है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और लेबर रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय द मैनेजमेंट, नहीं, मैनेजमेंट जो लेबर रिक्रूट कर रहा है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, वो सारे डायरेक्ट लेबर है कि नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, कोई मेंटेनेंस वाला स्टाफ भी तो रिक्रूट हो सकता है, तो वो तो हमारा डायरेक्ट लेबर नहीं होगा। अच्छा अब देखो कौन सा बोल रहा है कि नॉट पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग में क्या हेल्प नहीं करता है? टाइम कीपिंग क्या होता है? टाइम कीपिंग मतलब जहां पर हम लोग ये टाइम रिकॉर्ड करते हैं कि एक पर्टिकुलर काम में एक लेबर कितना टाइम अपना स्पेंड किया है। जैसे एक लेबर 10 घंटा हो सकता है वो फैक्ट्री में था, लेकिन काम उसने 8 घंटा ही किया, 2 घंटा उसका आइडल चला गया, फॉर नॉर्मल आइडल टाइम हो या एबनॉर्मल, अभी वो नहीं बता रहे, अभी इतना समझो कि इसका मतलब, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हम लोगों का टाइम कीपिंग, ठीक है। टाइम कीपिंग मतलब एक जॉब में कितना टाइम काम किया, तो इससे हमें क्या हेल्प मिलेगा? एसर्टेन लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब, प्रोडक्ट एक्टिविटी, evaluating labor performance by comparing the actual and budgeted time, providing internal check against dummy worker। बोलो यहाँ पर बोल रहा है नॉट पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग का पर्पस कौन सा नहीं है? सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, टाइम कीपिंग मैंने टाइम बुकिंग बता दिया। टाइम कीपिंग का मतलब होता है कि वो 10 आवर्स, जितना टाइम वो आया, ठीक है, जितना टाइम वो फैक्ट्री में बिता रहा है उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग, ठीक है। और टाइम बुकिंग में क्या होता है? वो आइडल टाइम लेस होने के बाद, ठीक है। तो टाइम कीपिंग का मतलब ये हो गया कितना टाइम वो था फैक्ट्री में, ठीक है, मतलब उसका अटेंडेंस जहां से स्टार्ट हुआ, मतलब फैक्ट्री में वो चल के गया, फिर उसके बाद वो मशीन वशीन उसको मेंटेन किया, फिर उसको स्टार्ट किया, ये सब तो क्या होता है? ये सब तो काउंट नहीं होता है ना वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। ये क्या है? ये पूरा टाइम, जैसे तुम लोग स्कूल कॉलेज जाते हो या जाते थे जो भी हो, तो वहां पर जरूरी थोड़ी ना है अगर तुम लोग 8 घंटा 9 घंटा स्कूल में रहते हो या 10 घंटा, तो पूरा टाइम ही पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन अब कितना टाइम पढ़ाई कर रहे हो वो कैलकुलेट करने को बोलेंगे टाइम बुकिंग, और कितना टाइम स्कूल में स्पेंड कर दिया दैट इज टाइम कीपिंग। अब मुझे बताओ क्या टाइम कीपिंग हमें लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा
ऑफ ए जॉब, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। क्या लगता है तुम लोग को, एक जॉब में एक लेबर कितना टाइम दिया? मान लो ये जो लेबर का बात कर रहे हैं जो 10 घंटा फैक्ट्री में था, वो 2 जॉब परफॉर्म किया, जॉब 1 और जॉब 2। जॉब 1 में उसने 4 घंटा लगाया, जॉब 2 में उसने 5 घंटा लगाया। क्या वो 10 घंटे से हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे? इसके लिए तो हमें टाइम बुकिंग चाहिए होगा ना। तो क्या ये हेल्पफुल होगा कोई भी एक जॉब या प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करने में? मुझे ये बताओ, तभी तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। क्या ये जो है ये हेल्पफुल होगा या नहीं होगा? टाइम बुक कीपिंग से मुझे 10 घंटा पता चलेगा, बट ये नहीं पता चलेगा कि कौन से जॉब में कितना टाइम दिया है। तो क्या उससे हम लोग उस पर्टिकुलर जॉब का लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे? ये 4 आवर्स तो यहाँ नहीं मिलेगा ना, टाइम कीपिंग है। क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ए पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग से हम लोग ये नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक जॉब में एक वर्कर ने कितना टाइम लगाया। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का आंसर में आ जाएगा। इसका मतलब हमें पूछा है ना कौन सा ऐसा नहीं है, तो ये एक हो जाएगा। इवेल्युएटिंग लेबर परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल एंड बजटेड टाइम। अब अगर हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली जॉब कौन सी जॉब में कितना टाइम लगाया, तो कंपेयर कैसे करेंगे? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग का ये 2 आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, क्या थर्ड नंबर भी हमारा आंसर होगा? प्रोवाइडिंग इंटरनल चेक अगेंस्ट डमी वर्कर। डमी वर्कर जो है वो अगर मान लो अटेंडेंस क्या होता है, जैसे बायोमेट्रिक हो जाने से ऐसा नहीं होता है। मैंने जब लेबर कॉस्ट पढ़ाया था तब मैंने बोला भी था कि बायोमेट्रिक जो है उसमें क्या होता है कि खुद को जाके ही अपना अटेंडेंस देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, डमी अटेंडेंस दे देते हैं, मतलब देरी होगा आने के लिए कोई और उसका अटेंडेंस दे दिया। जैसे तुम लोग स्कूल में भी करते होगे, कॉलेज में भी कभी किसी ने किया होगा, तो प्रॉक्सी होता है ना। तो वो देखो, इंटरनल चेक अगेंस्ट डमी वर्कर ये हम लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये टाइम कीपिंग से ये 2 काम हम लोग नहीं कर सकते। टाइम कीपिंग से पर्टिकुलर जॉब का कोई भी हम लोग जो है असेसमेंट नहीं कर सकते। तो 62 का आंसर 1 एंड 2 होगा, यानी कि ए। 61 यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग। अभी अभी मैंने बताया टाइम बुकिंग का मतलब है एक पर्टिकुलर जॉब में एक वर्कर कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड अगेंस्ट जॉब, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, एसर्टेनिंग आइडल टाइम फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब डन। बोलो, अभी तो मैंने समझाया टाइम बुकिंग का मतलब है एक जॉब में वर्कर ने कितना टाइम लगाया। टाइम बुकिंग मतलब हमें ये पता चल जाएगा वो 10 घंटा आया तो था, लेकिन उसने 8 घंटा ही काम किया, 2 घंटा उसका आइडल चला गया, ये हम लोग पता कर लेंगे। 8 घंटे में कौन से जॉब में कितना टाइम दिया वो भी पता कर लेंगे। ये होता है टाइम बुकिंग। तो बोलो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है टाइम बुकिंग का? मैम ऑप्शन डी। टी ते बोले थे कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट ऑफ ए जॉब डन। अगर हमें पता ही है, बी बोलছো? হ্যাঁ, हाँ मैम डी। বি বলছো না? আচ্ছা বিটাও হবে না, देखो बी नहीं होगा। बी है प्रिपरेशन ऑफ पेरोल्स। पेरोल्स मतलब होता है कि कंपनी जब अपने लेबर लोगों को पेमेंट करती है तो वो पेरोल मेंटेन करती है कि कितने आवर बेसिस पे हम लोगों को पे करना है, किसने कितना टाइम काम किया। ए तब হবে ए होगा, तब हमें ये हेल्प करेगा ना। ये जो टाइम बुकिंग है हमें हेल्प करेगा ना पेरोल बनाने के लिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि किसको कितना पेमेंट करना है। तो ये देखो ये क्या बोला है, अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड अगेंस्ट जॉब। एक जॉब में रेंट का खर्चा कितना अपोर्शन करे, उसमें टाइम बुकिंग का क्या काम? वो तो हमें पर्टिकुलर बेसिस देख के करना है। जैसे अगर रेंट का खर्चा दिखाना है तो उससे वर्कर का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। जितने सारे डिपार्टमेंट है फ्लोर एरिया मेजर करो और रेंट पे करो, मतलब रेंट का अपोर्शन करो। या फिर रेंट के अलावा कोई और भी खर्चा ले लो, टैक्स ले लो, ठीक है, रेंट रेट्स टैक्सेस हो गया, या फिर कुछ और ओवरहेड ले लो लाइक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो उससे तो वर्कर का कोई लेना देना है नहीं। और टाइम बुकिंग इज रिलेटेड विद लेबर, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर 60 नंबर देखो, 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ यूज्ड फॉर टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग में क्या हेल्प नहीं करता है? टाइम बुकिंग अभी अभी बताया मैंने, बोलो टाइम बुकिंग में कौन सा मेथड हेल्प नहीं करता है? टाइम बुकिंग कैसे करके कर सकते हैं? डेली टाइम शीट मेंटेन करके कर सकते हैं, जैसे स्कूल में होता था ना, जो प्रेजेंटेशन का जो डेटा डॉक्यूमेंट एक फाइल में रिकॉर्ड होते रहता था,
प्रेजेंट बोलने से वो रिकॉर्ड हो जाता था, है ना। तो डेली टाइम शीट वहां पर रेडी होता था। वीकली टाइम शीट, ये भी क्या है, ये भी टाइम बुकिंग का एक मेथड, हम लोग डेली बेसिस पे कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। जॉब कार्ड पे भी लिखा हुआ रहता है, जॉब कार्ड जो होता है ना, जॉब कार्ड पे लिखा हुआ रहता है कि एक जॉब में एक वर्कर ने या फिर पर्टिकुलर किसी वर्कर ने कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो जॉब कार्ड में भी तो लिखा हुआ रहता है, जॉब कार्ड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, जॉब नंबर लिखा हुआ रहता है ना। और जॉब कार्ड में जॉब का डिटेल्स रहता है जहां पर हमें टाइम पता चल जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज्ड फॉर टाइम बुकिंग का कौन सा, पेरोल जो है वो टाइम बुकिंग मेथड नहीं है, वो वेजेस कैलकुलेशन मेथड है। वेजेस को कैसे कैलकुलेट करें उसके लिए पेरोल हेल्प करता है। तो पेरोल इज नॉट अ टाइम बुकिंग मेथड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरोल। अच्छा, नेक्स्ट देखो ये क्या बोल रहा है। Amaze Limited had an opening inventory of 5,000 unit costing 5 per unit on 1st April 2016. Following receipt and issues took place in April. 5th April purchase 800 unit 8 rupees. 12th April purchase 200 unit 8 per unit. 15th April issue, फिर 25th April जो है परचेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बताओ वेटेड एवरेज बेसिस से। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वेटेड एवरेज बेसिस से कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि कितना हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है हम यहाँ से देख के बताते, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेटेरियल का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैसे परचेज हुआ कैसे इशू। सबसे पहले यहाँ पर देखो 1st अप्रैल को परचेज हुआ है 5,000 यूनिट 5 रुपीज करके, तो हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पर। एक्चुअली ये परचेज नहीं है, प्रीवियस वाला है, ओपनिंग है। तो देखो ये बैलेंस में चला जाएगा। बैलेंस में अगर लिखे, क्योंकि तीन जो है कॉलम बनता है, एक रिसिप्ट का, एक इशू का, एक बैलेंस का। बैलेंस मतलब जो बचा हुआ है, रिसिप्ट मतलब जो हम लोगों ने लिया, इशू मतलब जो हम लोगों ने प्रोडक्शन सेंटर में भेजा, ठीक है। तो 5,000 क्वांटिटी का हमारे पास था 5 रुपए वाला, तो 25,000 का स्टॉक था, 25,000 का स्टॉक था 1416 में। उसके बाद क्या हुआ, हमें डेट देखना चाहिए, ये 1st अप्रैल का था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ 5th अप्रैल को, परचेज हुआ 800 यूनिट 8 पर करके, ठीक है। तो 800 यूनिट अगर परचेज हुआ है 8 रुपीज करके, तो 8 8 64 यानी 6,400 का और भी स्टॉक आ गया। तो देखो एवरेज मेथड में क्या होगा, हम लोग रिसिप्ट में लिखेंगे 800 8 रुपीज करके 6,400, पहले से कितना था 25 और भी 6,400 आ गया। एवरेज मेथड में क्या किया जाता है, दोनों का टोटल कर लेंगे, यानी 25,000 प्लस 6,400 यानी ये हो गया 31,400, ठीक है। 31,400 और टोटल यूनिट कितना हो गया 5,800 यानी 5,800। क्योंकि ये वेटेड एवरेज है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि पर यूनिट का कितना हो रहा है। कैसे, 31,400 का कॉस्ट है फॉर 5,800 यूनिट, यानी वैल्यू आ जाएगा 5.4137। चेक करके देख लो 378, यहाँ पर इतना तक लिया हुआ है। फिर ये हो गया 5 तारीख तक का हमारा इतना स्टॉक है। नेक्स्ट देखते हैं 5th ऑफ अप्रैल के बाद 12th अप्रैल फिर से परचेस है 208 पर यूनिट करके, ये देखो 208 पर यूनिट यानी 1600। तो 31,400 हुआ था, फिर ऐड करेंगे 1600, तो टोटल कितना हो गया 33,000, ठीक है। 33,000 और यूनिट कितना हो गया 5,800 प्लस 1600, 5,800 प्लस 1600, 7,400 डिवाइड कर दो, 33,000 डिवाइडेड बाय 7,400 यानी 4.459 आ रहा है। मेरा गलत हो गया क्या, 33,000 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट था, अच्छा सॉरी मैंने गलत ऐड कर दिया, 1600 200 यूनिट था ना, तो ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। 33,000 मैंने इसको वैल्यू को ऐड कर दिया था, डिवाइडेड बाय 6,000
5.5 करके आएगा। देखो 5.5 मतलब इतना स्टॉक है, 5.5 रेट करके है, और क्वांटिटी अगर देखोगे तो 6000। तो देखो अभी तक सिर्फ परचेज ही चल रहा है, किसी तरह का इशू नहीं हुआ, अभी शायद अब इशू होगा। देखो 15 अप्रैल को इशू हुआ है 3000 यूनिट, ठीक है, तो 3000 यूनिट इशू करेंगे। ये देखो इशू यहाँ पर लिखेंगे कितना रेट चल रहा है 5.5, तो 5.5 करके चला गया, कितना बचा 16, कितना वैल्यू हुआ, बचा नहीं 3000। अगर 5.5 रेट वाला स्टॉक खाली हो जाता है तो 16,500 चला गया, तो 33 था, उसमें से चला गया 16,500, ठीक है, माइनस कर दो कितना बचेगा, तो 16,500 ही बचेगा। रेट कितना है 5.5, रेट कितना है 5.5, क्योंकि 6,000 में से 3,000 जाने के बाद 3,000 बचा, तो 16,500 जो बचा हुआ है 3,000 बेसिस पे देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5.5 ही आएगा। फिर से डिवाइड करेंगे ना, 16,500 रह गया और 3,000 यूनिट रह गया, फिर से 5.5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फिर यहाँ पर परचेज हुआ होगा 25 अप्रैल को, देखो परचेज हुआ है कितना, यहाँ पर दे रखा है 1009 रुपीज करके, यानी 9,000 टोटल, और यहाँ पर क्वांटिटी कितना हो जाएगा 3,000 बचा था और एक 1,000 आ गया, तो 4,000 हो गया क्वांटिटी, ठीक है, और अमाउंट 25, यहाँ पर 16,500 था, ठीक है, और इसमें 9,000 ऐड कर दो, तो 25,500। अब डिवाइड कर दो, 25,500 डिवाइडेड बाय 4,000 करोगे तो रेट पता चल जाएगा 6.375, यानी आंसर हो गया ये वाला 25,500। हमें यही पूछा था कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बता दो वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में क्या होगा, सिंपल सा बात है, जो भी हम लोग खरीदते जाएंगे उसे ऐड करेंगे, जैसे एक क्वांटिटी खरीदा, देन दूसरा क्वांटिटी, फिर तीसरा क्वांटिटी, और जितना खरीदेंगे क्वांटिटी को अलग से ऐड करेंगे, वैल्यू को अलग से ऐड करेंगे, वैल्यू को अलग से ऐड करते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि ये वेटेड एवरेज है, ठीक है, तो एवरेज करते हुए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा 58 देखो क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ परचेज प्रोक्योर ऑफ इन्वेंट्री, परचेज करना और इन्वेंट्री को लेने का करेक्ट मेथड क्या है, बोल रहा है इंडेंटिंग ऑफ फॉर मटेरियल, इशूइंग टेंडर, रिसीविंग कोटेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर, इशूइंग टेंडर एंड रिसीविंग कोटेशंस, indenting for material and placing order, issuing tender and receiving quotation, and indenting for material and placing order, कौन सा सही है। तो मेटेरियल का अगर तुम लोग देखे हो, जो भी मैंने क्लास करवाया था, तो उसमें क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंडेंटिंग का मतलब होता है मेटेरियल का डिटेल्स लिखना कि कौन सा मेटेरियल हमें चाहिए, तो पहले मेटेरियल का डिटेल्स ढूंढेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेंडर इशू करेंगे, ए करेक्ट ए होगा, उसके बाद टेंडर इशू करेंगे, फिर कोटेशन मिलेगा, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो कोटेशन हमें सही लगेगा उनको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो 57 क्या बोल रहा है कि द टेक्निक ऑफ ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इज लूजिंग सिग्निफिकेंस, ईओक्यू का सिग्निफिकेंस कम हो गया कौन से मेथड आने के बाद, परपेचुअल इन्वेंट्री, जस्ट इन टाइम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एबीसी एनालिसिस, बोलो। ईओक्यू मेथड से हम लोग क्या करते थे, हम लोग सबसे चीपेस्ट वे में कैसे स्टॉक ऑर्डर करें वो आइडेंटिफाई करते थे, मतलब स्टॉक ऑर्डर बेसिस पे ये मेथड चल रहा था। ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है जस्ट इन टाइम मेथड आने के लिए, बिकॉज जस्ट इन टाइम मेथड में क्या होता है, जब हमें जरूरत होगा मटेरियल का तभी हम लोग मंगवाएंगे, यानी नो कैरिंग कॉस्ट को हम लोग हटा देते हैं, कैरिंग कॉस्ट हम लोग नहीं बेयर करना चाहते हैं, तो इसीलिए जस्ट इन टाइम मेथड अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो ईओक्यू का सिग्निफिकेंस इस वजह से कम हो जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, ये ईओक्यू से क्यों रिलेट करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है ये तो एक मतलब टेक्निक है, ठीक है, ये एक टेक्निक है कि हम लोग इस तरह से अपना मेटेरियल इशू को मेंटेन कर सकते हैं। और एबीसी एनालिसिस क्या था, हम लोग अपना मेटेरियल का वैल्यूएशन के हिसाब से जब स्टॉक करते थे, जैसे जो महंगा चीज है उसे कैसे रखेंगे, जो थोड़ा सा सस्ता है उसे कैसे, जो बहुत सस्ता है उसका कैसे मेंटेनेंस होता है, वो होता है एबीसी एनालिसिस। तो क्वेश्चन तो ये था कि ईओक्यू अपना सिग्निफिकेंस क्यों लूज कर रहा है, क्योंकि जस्ट इन टाइम मेथड जो है उसके वजह से ईओक्यू का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं करना है कि हर साल कितना 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 हर मंथ ऑर्डर करें, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जब हमें जरूरत होगा तब ऑर्डर करेंगे, दैट इज आंसर, जस्ट इन टाइम हो जाएगा।
अच्छा, अब देखो इन ए सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइस, अगर प्राइस बढ़ रहा है प्रॉफिट एंड टैक्स लाइबिलिटी वुड बी लोअर। प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट और टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगा। क्यों? प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स लाइबिलिटी कम होगा। अंडर मेथड ऑफ मेटेरियल प्राइसिंग इश्यूज, अच्छा क्या बोला, इन ए सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस प्रॉफिट एंड टैक्स लाइबिलिटी वुड बी लोअर अंडर मेथड। कौन से मेथड में, एक्चुअली कौन से मेथड फॉलो करने से अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट और टैक्स लाइबिलिटी कम होगा, बोलो। उसके बाद ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आंसर कर पाएंगे। कौन से सिचुएशन में, अगर प्राइस बढ़ रहा है, सीधा बात है प्राइस बढ़ रहा है और हमें अपना प्रॉफिट को कम करना है क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी को कम करना है, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कम करेंगे तो कौन सा मेथड फॉलो करने से सही रहेगा? देखो अगर फीफो फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अगर पहले कोई प्रोडक्ट का दाम 10 रुपया था, कोई मेटेरियल, अब 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इस तरह से। तो अगर हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं तो अगर हम लोग 10 रुपए, मान लो सेलिंग प्राइस है 15, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 5। अगर हम लोग 12 वाला मटेरियल यूज करेंगे ना, लिफो और फीफो होगा, पहला आंसर लिफो होगा, है ना, पहला आंसर लिफो होगा। क्योंकि अगर हमें हम लोग का प्रॉफिट कम दिखाना है तो हमें 13 रुपीज वाला स्टॉक पहले आउटफ्लो करना पड़ेगा, तब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब नेक्स्ट क्या बोला है देखो, देन अंडर मेथड ऑफ मटेरियल इशू प्राइसिंग, तो अगर हमें अपना प्रॉफिट कम दिखाना है तो हमें लिफो यूज करना चाहिए रेदर देन फीफो। ठीक है, तो ये इसीलिए देखो लिफो यूज होगा तो फीफो नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। एवरेज प्राइस में ऐसा नहीं होता है, वो मिक्सड अप हो जाता है। एवरेज प्राइस में हम लोग अलग अलग प्राइस तो नहीं रख रहे हैं ना, सबको मिक्सड अप कर देते हैं, तो एवरेज में इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये तो एक सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, तो ये तुम लोग सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये 55 वाला होमवर्क दे देते हैं, और ये 54 और यहाँ पर 53, ये सब टाइम लगेगा। हम लोगों ने लास्ट यहाँ 50 तक किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा बच गया हम लोग का, नेक्स्ट दिन हम लोग ये और कुछ क्वेश्चन मेरा बाकी था वो करवा देंगे। तो ये कहाँ से एक बार हम नोट डाउन कर लेते हैं, 56 तक कर लिया हम लोगों ने, 55 से होगा, जस्ट एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। फिफ्टी सिक्स तक हो गया। ठीक है, 56 तक कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद से करेंगे और कुछ बाकी है वो करेंगे। हम ये पीडीएफ तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग इस पे जो सम्स है वो कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोगों का डिस्कशन जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इस पे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।